Hello guys, and hi, welcome to PK Padho. My name is Pravesh, and I am the curator of this series called NCERT Distilled. और जो सब्जेक्ट इन क्वेश्चन है हमारे सामने वो है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, और जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी वो है द वैदिक एज। इससे पहले हम प्री हिस्ट्री पढ़ चुके हैं इंडिया की, इसके सोर्सेस पढ़ चुके हैं, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है द वैदिक एज, और इसमें भी हम द एडवेंट ऑफ आर्यंस और जो द वैदिक लिटरेचर है एनसीईआरटी बेस्ड, वो हम पूरा खत्म कर चुके हैं। इससे पहले हम शुरू करें, आई वुड लाइक टू रिमाइंड के सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, @PK पढ़ो। आप सर्च कर सकते हैं और आपको वहाँ पे नोट्स और रेलिवेंट यूट्यूब की लिंक्स मिल जाएंगी। और सारे नोट्स आपको जैसे पता है सब आपके लिए है। पूरा एनसीईआरटी का घोल जो है, इसलिए इस कोर्स का नाम है एनसीईआरटी डिस्टिल्ड। हमने बहुत सारा डेटा लेके उसका डिस्टिलेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके आपके लिए नोट्स बनाए हैं, और आई होप कि ये जो हमारा एक्सरसाइज है ये फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट कि अर्ली वैदिक एज में जहाँ पे ये सारी चीज़ें शुरू हुई कि डेवलपमेंट, जैसे वहाँ से इन्वेजन, यानी वहाँ से जब आर्यन आए यहाँ पे और फिर डेवलपमेंट शुरू हुआ। सबसे पहले किस चीज़ का डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे लोग आएंगे, सेटल होंगे। उसके बाद वो क्या काम करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे जो ऑलरेडी लोग इंडिजिनस लोग प्रेजेंट हैं उनके साथ क्या हुआ होगा। उसके बाद वहाँ की जो इकोनॉमी है, किस तरीके से इकोनॉमी चलती होगी, क्या ट्रेड होगा, क्या कॉमर्स होगा, क्या आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स होंगे वहाँ के उस रीजन के। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि उस जगह का, वहाँ के जो लोग थे उनका सोशल स्ट्रक्चर क्या होगा। वहाँ पे जो आपके विमेन हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा, या क्या वहाँ पे स्लेवरी थी, या वहाँ पे जो क्लास डिफरेंशिएशन थे, सोशल डिफरेंशिएशंस थे, वो क्या थे। इस बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि पॉलिटी किस तरीके से थी वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेट कौन करता था, किस तरीके के लोग वहाँ पे, जो काम काज है, कार्य, पूरी सरकार है वो किस तरह से चलती होगी उस समय की। इसी के साथ साथ हम ये आइडिया लगाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें ये मिलेंगी आपको कि क्या सब कुछ इतना सही चल रहा था वैदिक एज में, और या कुछ इररिलेवेंस थी बहुत सारी चीज़ों की, और जो चीज़ें क्या उस समय रेलिवेंट थी क्या वो आज के समय में भी रेलिवेंट है। क्योंकि वैदिक एज जो है वो हमारे सनातन धर्म का कंपोनेंट है, और वहीं से सब कुछ जो हिंदू धर्म है वहाँ से शुरू होता है। जो हम आइडियाज उस टाइम डेवलप हुए, हम आज भी वही आइडियाज फॉलो करते हैं। तो किस तरीके से भगवान की पूजा होती थी, रिलीजियोसिटी क्या थी उस एरिया की, ये सब बातें भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस। सबसे पहले जो है वैदिक एज की जो बारे में हम बात करते हैं, ये सब हमें ऋग्वेद से मिलता है, ऋग्वेद की हाइम से जो भी आइडिया है हमें, मोस्टली हम ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि जो अर्ली वैदिक एज है जो हम एक्चुअली अभी डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड, ये 4 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें वेदास को, जैसे ये है आपका, तो ऋग्वेद, फिर आपका सामवेद, फिर आपका यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये वाला जो पार्ट है ये करीब 1500 ईयर्स का एक पीरियड है मोस्टली, यानी ये एक्चुअली शुरुआत से वहां तक है, जहां से शुरू हुआ होगा वहां से 1500 ईयर्स का पीरियड है, और ये होता है आपका अर्ली वैदिक एज। ये रेस्ट ऑफ द पीरियड जो है ये करीब 600 ईयर्स का है इसके बाद, और यहाँ पे ये आपका रहता है लेटर वैदिक एज। इन लेटर वैदिक एज में ही बाकी के जो आपके जैसे उपनिषद हो गए, या आर्यण्य ब्राह्मण जिनकी हमने बात की थी वैदिक लिटरेचर में, या जो धर्म सूत्रास हो गए, या जो आपकी संहिताज हो गई बाकी की, वो सब इस पीरियड में डेवलप हुई, ना कि इस पीरियड में। इस पीरियड में हमारे पास सिर्फ जो आइडिया मिलता है हमें सिर्फ ऋग्वेद से मिलता है। दिस पीरियड जनरली डेटेड बिटवीन 1500 BC टू 1000 BC। ये एक 500 साल का पीरियड है।
यानी यहाँ से लेके जो ये वाला जो टाइम बचा कार्यकाल का टाइम का, ये वाला जो पीरियड है, ये वाला पीरियड ये वाला है 500 साल का। पहले अर्लियर एक्सटेंट क्या था, किस तरफ सेटल हुए है आर्यंस जो अब आए यहाँ पे, तो ईस्टर्न अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी। मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है जहाँ पे आके आर्यन सेटल हुए हो, जहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है हिंदू धर्म की, वो एक्चुअली आज के टाइम का प्रेजेंट अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ना कि जो बाकी का इंडिया बाकी का इंडिया है। कुछ रिवर्स मेंशन्ड है ऋग्वेद में अर्लियर, जैसे कुभा रिवर है जो काबुल में, जो काबुल नदी है अफगानिस्तान की, उसका मेंशन किया कुभा नाम से। और जो हमारी ये सिंधु नदी है उसका मेंशन तो है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, उस एरिया को, जिस एरिया में आके आर्यंस फर्स्ट सेटल हुए थे, उसे ही सप्त सिंधु कहा जाता है। और सिंधु का लिटरल मीनिंग होता है नदी ही होता है, सिंधु और इंडस रिवर, ये सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स टू द आर्यंस। और ये यानी पार एक्सीलेंस कहा जाता है, यानी इससे अच्छी, यानी जैसे अभी हम, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है आज के टाइम पे वो है गंगा नदी। उस समय पे जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी थी वो सिंधु नदी थी, क्योंकि जैसे जैसे किसी चीज का रेलेवेंस बढ़ता है, जैसे गंगा नदी बहुत बड़े पॉपुलेशन को पानी देती है, तो वो बहुत ज्यादा रिवर्ड एक नदी है, गॉडेस बन जाते हैं। उसी समय जब हम सिंधु, सप्त सिंधु वाले एरिया में थे, उस समय सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी नदी थी वो इंडस रिवर थी, इसलिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी उस समय पे। और इसका बार बार रिपीटेडली मेंशन है ऋग्वेद में, जिससे हमें ये समझ में आता है कि नदियों की भी पूजा हुआ करती थी। रिवर वर्शिप का कॉन्सेप्ट आ चुका था उस समय, जो हमारा अर्ली वैदिक एज था। वो हमें एक डायलॉग है उससे समझ में आता है, जो कि सेज विश्वामित्र में और दो नदियों में, जो कि है विपाशा, जिसे ब्यास नदी भी कहते हैं, और है सुतुद्री जो सतलज नदी है। इनके बीच में, यानी पर्सोनिफिकेशन ऑब्वियसली, इनके बीच में कन्वर्सेशन बताया गया है एक हाइम में जो है ऋग्वेद में, तो उससे ये समझ में आता है कि हाँ रिवर वर्शिप्स होती थी उस समय। फिर एक सरस्वती नदी के बारे में बात करते हैं। आज के टाइम पे ये नदी प्रेजेंट नहीं है, हमें कहीं इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता। लोग बोलते हैं कि अंडरग्राउंड हो गई, पर ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं मिला है। हो सकता है ये पूरी तरह से सूख चुकी हो, पर इसका एविडेंस जो है, या एक और चीज हो सकती है कि असल में ये नदी यहाँ पे थी नहीं, ये नदी वहां पे थी जहां से आर्यंस आए थे। जैसे कि एक जो रेफरेंस बनाया जाता है वो है आपकी हरकावती। हरकावती रिवर है एक, ओके, हरकावती रिवर, और या हेलमंद, अब हेलमंद नाम है उसका, ये अफगानिस्तान में है, हरकावती और हेलमंद रिवर। इससे इसका रिलेशन बनाया जाता है कि हाँ हो सकता है कि सरस्वती नदी जो है एक्चुअली में हरकावती नदी होगी, ये एक रेफरेंस भी बनाया जाता है। या ये भी हो सकता है कि वो सही में इंडिया में जो हम घग्गर नदी है जो इस तरफ है, हमारी वाली इस तरफ गंगा वाली घग्गर नहीं, ये इस तरफ भी हरियाणा और राजस्थान में घग्गर बहा करती थी, हो सकता है ये नदी सरस्वती नदी हो। तो ये ऐसे यानी एविडेंस तो नहीं मान सकते हम, लेकिन ऐसी थ्योरीज डेवलप करी गई है। तो सरस्वती नदी को नदी तमा कहा जाता है, द बेस्ट ऑफ द रिवर्स, एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट रिवर्स इन द ऋग्वेदिक पीरियड। आज के टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, जो हम संगम बोलते हैं वो गंगा यमुना सरस्वती तीनों का कॉन्स्टिट्यूएंट है, पर एक्चुअल में अब सिर्फ गंगा और यमुना रह गई है। एक्चुअली यूजुअली आइडेंटिफाइज घग्गर हाकरा राजस्थान चैनल इन हरियाणा राजस्थान, ये जो मैं बात कर रहा था ये वाली। अवेस्टा नदी जो हमें जेंड अवेस्टा की हम बात करते हैं, जो कि एक ईरानियन टेक्स्ट है जोरास्ट्रियनिज्म का, जेंड अवेस्टा। तो जेंड अवेस्टा में हम जो मैं जो बात कर रहा था अभी आपको बता रहा था, जैसे हेलमंद रिवर जो है, जिसे हरकावती भी कहते हैं, उसका रेफरेंस मिलता है। तो हो सकता है कि ये वो नदी भी हो। इट इज बिलीव दैट द नेम सरस्वती मे हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हरकावती हेलमंद रिवर रीजन ऑफ अफगानिस्तान टू रिवर इन इंडिया आफ्टर द आर्यन माइग्रेशन। हो सकता है कि पहले वहां पे रहते थे, वहां से यहाँ पे आए, तो यहाँ पे भी एक नदी, या उन्हें लगा कि भैया यानी जो टेक्स्ट था बेसिकली, हो सकता है वो ये वहां पे डेवलप हुआ हो, तो वहां पे उन्होंने अपनी नदी का नाम लिख दिया हरकावती और सरस्वती। और वो जब यहाँ पे आए अपने टेक्स्ट को लेके, तब वो ढूंढ रहे हैं कि भैया सरस्वती नदी कहाँ है, बिकॉज आफ्टर सपोज आफ्टर 100 ईयर्स 5 जनरेशन चेंज हो जाती है। अब किसको क्या पता, उस टाइम ज्योग्राफिकल पढ़ाई ऐसी तो होती नहीं थी कि बैठे हैं और सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, सब कहा सुनी बातें होती थी। तो हो सकता है कि इस तरीके से वो प्रचलन में आया हो, और
जैसे जैसे उसका चीज़ का कौन सा आइडियाज़ का फ्लो बढ़ा, उस तरीके से हमारे रिलीजन का भी पार्ट बन गया हो। द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, जो आर्यंस पहली टाइम जब आके सेटल हुए थे जिस एरिया में, उसे सप्त सिंधु कहा जाता है। और सप्त सिंधु में जो आपकी रिवर्स होती है वो इंडस, उसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज है वो, और जो एक नदी है वो है आपकी काबुल नदी। तो ये वाला जो रीजन है आपका, ये सप्त सिंधु बन जाता है पूरा। लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स, जैसे जो मैं बोल रहा था, सेवन रिवर्स ये है आपकी इंडस सबसे पहले, उसके बाद सतलज, चेनाब, रावी, झेलम, बियास और काबुल। ये जो 7 नदियां हैं, इस जो नदी का एरिया था वो था लैंड ऑफ सेवन रिवर्स और द सप्त सिंधु। इसके बाद एक वर्ड मिलता है हमें ऋग्वेद में, समुद्र करके। समुद्र आज के समय में हम बोलते हैं समुद्र मतलब ओशन। उस समय का जो कॉन्सेप्ट था समुद्र का, बिकॉज दे आर्यंस वर मोस्टली लैंड ड्रिवन कॉन्टिनेंटल पीपल, क्योंकि सेंट्रल एशिया अगर हम एज्यूम करें कि सेंट्रल एशिया में रहते हैं, सेंट्रल एशिया में क्या ही वाटर बॉडी है, पूरा लैंड लॉक्ड एरिया है, पानी का कुछ ऐसा बहुत बड़ा पानी कुछ नहीं मिलता। छोटे लेक्स होंगे, दरिया होगा, जैसे दरिया कहते हैं, या जैसे हम ये कहते हैं कि छोटा तालाब हो गया, या कोई बड़ी नदी हो गई, नदी मान लीजिए आप, तो उसे समुद्र यानी इक्वलाइज किया है उससे समुद्र से। समुद्र जनरली डिनोट्स अ लार्ज कलेक्शन ऑफ बॉडी, वाटर रिजर्वॉयर और वास्ट वाटर बॉडी। इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द सी ओशन इन ऑल रेफरेंसेस। यानी जरूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा ओशन या आपका ये सी हो। ये हो सकता है कि वो हो सकता है कोई नदी हो जिसका एंड ना पता हो उनको, या उनको लगा वो बहुत बड़ा वाटर बॉडी है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ समुद्र। तो रिवर्स एंड देयर एंशिएंट नेम्स, ये एक टेबल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पीसीएस में। पीसीएस एसएससी कभी कभी होता है, मोस्टली नहीं होता, पर कभी कभी जो पहले के टाइम का जो यूपीएससी का पैटर्न था उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे कि दिस वाज द एंशिएंट नेम ऑफ दिस रिवर, वेयर डज इट फ्लो, और या मैच द कॉलम आ जाता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस हिसाब से। जैसे वितास्ता हो गई आपकी, झेलम, अक्सिनी, चिनाब, पुरुषनी, रावी, विपाशा, बियास, सतुद्री, सतलज, गोमती, गोमल, ये आपकी अफगानिस्तान में है आज के टाइम में। पूभा, काबुल, ये भी अफगानिस्तान में है। सदानीरा, गंधक, सरस्वती, घग्गर। ओके, तो ये आपका एक टेबल है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। अब हम बात करते हैं अर्ली वैदिक ऋग्वेदिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी क्या है थी इसकी, और किस तरह से रूल होते थे लोग, या रूल किया जाता था। नेचर जो था गवर्नमेंट का, मोस्टली नोमैडिक थे, ट्राइबल सिस्टम। ओके, जैसे आदिवासी जो उस तरह की ट्राइब्स हुआ करती थी, और मोस्टली जैसे उनका एक मुखिया है, उस तरीके से रूल किया जाता था। द मिलिट्री एलिमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग बिकॉज ट्राइब्स फ्रीक्वेंटली फॉट वॉर्स एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मिलिट्री थी बट नॉट स्टैंडिंग मिलिट्री। लोग आते थे, लड़ते थे, लड़ने के बाद जो उनका एक्चुअल काम रहता था वो काम वापस करने चले जाते थे। कोई मिलिट्री आपको पूरे टाइम मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी। ऑन द कॉल ऑफ द लीडर द मिलिट्री यूज्ड टू अराइव। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी इसकी, मोस्टली ट्राइब्स और क्लैन बेस्ड थी, और टेरिटोरियल स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ था। यहाँ से यहाँ तक का रीजन मेरा है, नहीं। अगर आपकी किसी क्लैन से या किसी ट्राइब से किसी एरिया में दोस्ती हो गई तो आप लोग एक बड़ा स्टेट जैसा पॉलिटी डेवलप कर सकते थे। इसमें एक हमें आइडिया आता है किंग का, जो है राजा। किंग को कहा गया राजन बेसिकली। तो पोजीशन क्या थी, ये ट्राइबल चीफ हुआ करते थे। जैसे मैंने कहा, मुखिया जो है एक एक स्पेसिफिक ट्राइब का जो कोई मुखिया है, वो हो गया आपका राजा। पहले हेरिडिटी नहीं थी, पहले हो सकता था जो स्ट्रॉन्ग मैन हो या इंटेलिजेंट हो कोई, या ब्रेव आदमी हो कोई, उसे आप चीफ बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे एज द टाइम पास ओवर 200-300 ईयर्स, तो ये हेरिडिटरी होना शुरू हो गई थी। राजन वॉज मेनली चोजन रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ सक्सेसफुल लीडरशिप।
in war. War was very important at that particular period of time because resources were very less. तो किस तरीके से अगर आपको आप चाहते हैं कि आपका जो ट्राइब है वो सर्वाइव करे, जो आपके यंगलिंग्स है वो सर्वाइव करे, तो किस तरीके से किया, तो वॉर लड़ना पड़ता था ताकि जो थ्रेट परसेप्शन हो वो कम हो जाए उस रीजन का, तो लोग खुशहाली में रह सकें, इसलिए जंग लड़नी पड़ती थी। फॉर पीस यू नीड वॉर, एक बहुत ही फेमस लाइन है ये। तो उस टाइम ये लोग काफी लिटरली उसको लिया करते थे। पावर्स क्या थी जो राजन था उसकी? एब्सोल्यूट लीडर नहीं थे, जैसे आज के टाइम में जो हम मोनार्कीज में देखते हैं, सऊदी अरेबियन मोनार्की हो गई या आपकी जॉर्डन की मोनार्की हो गई, उस तरीके से जो मोनार्कीज में जैसे हम देखते हैं, उस तरीके से एब्सोल्यूट पावर नहीं हुआ करती थी जो रूलर था उसके हाथ में। उसे हो सकता है कुछ और जैसे पंचायत में होता है आजकल हमारे समय में, कि कुछ बड़े जो एल्डर्स हैं उनसे बात करनी पड़ती हो, या हो सकता है कि बाकी जो लोग हैं जैसे ग्राम सभा में हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी में, ग्राम सभा में जैसे ओपिनियन लिया जाता है लोगों का, उस तरीके से हो सकता है ओपिनियन लेना पड़ता हो। तो ये सारी चीजें इसमें हमें समझ में आती है। His authority was limited to by the tribal institution and assemblies. कुछ assemblies हुआ करती थी, जैसे अभी हम पढ़ेंगे सभा समिति के बारे में, तो ऐसी कुछ assemblies हुआ करती थी, institutions होते थे कुछ। He had to work in consultation with the tribal organization. Functions क्या होते थे राजा के? Protect the tribe, protect the cattle and other wealth, led the tribes in war, offered prayers and sacrifices to God on behalf of the tribe, acted as the guardian of the tribal interest. Alright, ये तो एक कुछ points है, अगर directly मेंस वगैरह का आंसर लिखा तो you can directly quote them. ट्राइबल असेंबलीज, सभा समिति गण विधाता, ये मोस्टली 4 टाइप की जो हमें ट्राइबल समितिज या ट्राइबल असेंबलीज मिलती है, तो ये है वो, जिनका नाम मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, और कुछ भी हो सकता है पर एनसीईआरटी में दीज नेम्स आर मेंशन्ड। दीज असेंबलीज परफॉर्म डेलिबरेटिव फंक्शंस, बात करते थे आपस में, बात करने का जो काम है वहां पे, यानी वाद विवाद कहते हैं जिसे हम हिंदी में, वाद विवाद होता था, आइडियाज डेवलप होते थे कि कोई चीज इस तरीके से की जा सकती है तो बेटर होगी, या कोई चीज उस तरीके से की जा सकती है तो बेटर होगी। डिस्कशंस ऑफ इंपॉर्टेंट ट्राइबल मैटर्स एंड एडवाइस दिया जाता था किंग को। मिलिट्री फंक्शंस होते थे कुछ, मैटर्स रिलेटेड टू वॉर एंड डिफेंस, ऑलराइट। रिलीजियस फंक्शंस भी कुछ होते थे, पार्टिसिपेशन इन रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे बड़े बड़े, तो इन सबका जो एक समूह है ये साथ मिलकर यज्ञ वगैरह परफॉर्म करते थे या पूजा अर्चना वगैरह करते थे उस समय। तो इसमें सबसे पहले जो आती है वो हमारी सभा है। सभा वन ऑफ द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबलीज, सभा और समिति, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट असेंबली है। तो सभा के बारे में बात हो रही है। फंक्शन एज अ काउंसिल ऑफ सिलेक्टेड और इन्फ्लुएंशियल पर्संस, उस टाइम के कोई अमीर लोग हो गए या उस टाइम के बुजुर्ग लोग हो गए जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, या जो ब्रेव लोग हो गए अगर वॉर में जाना है, उस टाइम के उस यानी वैसे इन्फ्लुएंशियल पीपल का एक कॉन्ग्रीगेशन था ये। इट डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज, ऑलराइट। फिर दूसरी है समिति, ये एक ब्रॉडर ट्राइबल कम्युनिटी थी, जैसे एक सभा होती है, जनसभा, बहुत सारे लोग आ गए हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, या हर घर का मुखिया जो है, हर परिवार का एक मुखिया चला गया है बात करने के लिए, दैट वाज समिति। आज के टाइम में भी समिति बनती है, जैसे आप अगर कॉलोनी में रहते होंगे, क्लोज कैंपस कॉलोनी में रहते होंगे, तो आपकी कॉलोनी की एक समिति होगी, और वो समिति का हिस्सा हर घर का एक मुखिया होता है, तो वो हो गई आपकी समिति हो गई, ऑलराइट। पार्टिसिपेट इन मेजर पॉलिटिकल डिस्कशंस, कि जैसे पानी कहाँ से आएगा, मेरी गाय कहाँ चरने जाएगी, इस टाइप की जैसे उस टाइम डिस्कशन होते थे, क्या हमें जंग लड़नी चाहिए, ये सब जो बड़ी बातें हैं ये सभा तय करती थी। और जो छोटी चीजें हैं जैसे सिविल ऑर्डर वगैरह हो गया, या आपका कुछ नया डेवलपमेंट करना है, या जैसे कुछ किसी का कुछ भी, यानी जो ट्रिवियल चीजें हैं, आने जाने का रास्ता, ये सारी जो बातें ये सब समिति डिस्कस करती है। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे कुछ, राजा जो था, राजा अकेला काम नहीं करता था सर, राजा के अंडर कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो कि उसके बिहाफ पे काम करते थे या उसके लिए काम करते थे। जैसे पहला हो गया पुरोहित, तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है ऋग्वेद का, इनका काम होता था मोस्टली रिलीजियस सेरेमनीज का। उस टाइम बहुत ही रिलीजियस जो थे चीजें, वो ऐसी नहीं थी कि मैं इंडिविजुअली आके पूजा अर्चना करूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होता था। उस टाइम ये रहता था कि आप एक पुरोहित लगेगा अगर आपको, यू नीड टू कॉन्टैक्ट गॉड,
ही वॉज एन इंटरमीडियरी बेसिकली, तो उनकी जरूरत पड़ती ही थी। तो ये किंग को भी एडवाइस करते थे जो रिलीजन के मामले होते थे उसमें। तो पहले के टाइम में ये सारी चीजें बहुत थी कि आज के टाइम पे भी है इंडिया में बहुत सारे रूरल जगहों पे, पर पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा थी अंधविश्वास में मान्यताएं वगैरह जो है कि हम ऐसा कुछ कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, किसी की बकरी की बलि दे देंगे तो हो सकता है बारिश हो जाए, टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो ये सब एडवाइस भी करा जाता था और इस तरीके से इस भगवान की पूजा करनी चाहिए तो हमें ये फायदा होगा ना। परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। फेमस पुरोहित भी हैं कुछ, जैसे हमारे वशिष्ठ और विश्वामित्र। ओके, ये कुछ नाम मेंशन्ड है और बहुत सारे हैं, जैसे सप्तऋषि की बात करते हैं हम, फिर आपके नारद हो गए, इनके नाम हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके दुर्वासा ऋषि हो गए, ये कश्यप जी हो गए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऋषिज हैं, इनके नाम हमें दिखते हैं वेदास में। तो जो अपने हमारे विश्वामित्र जो है उन्होंने गायत्री मंत्र लिखा है। गायत्री मंत्र बेसिकली वो सावित्री मंत्र, एंड सावित्री यूज टू बी द सन गॉड, जिसे हम सूर्य देवता कहते हैं आज के समय में। उस वो वैदिक वैदिक पीरियड में ही वाज सावित्री। सावित्री इज नॉट अ फीमेल नेम, सावित्री इज बेसिकली अ गॉड mentioned in also mentioned in some पर्शियन ईरानियन टेक्स्ट, जैसे जो हम अवेस्टा की बात करते हैं वहां पे भी सावित्री का नाम मिलता है, एक ऋग्वेदिक नाम है, और सावित्री वाज द सन गॉड। सूर्यदेव केम वेरी लेटर, अर्लियर द सन गॉड फॉर दिस रीजन वाज सावित्री। तो गायत्री मंत्र जो है बेसिकली इट वाज अ पार्ट, इट वाज अ सावित्री मंत्र दैट वाज द नेम एक्चुअली, it was misnomered as Gayatri. Pronunciation difference and changes from one place to another led to loss of some information and the Savitri changed to Gayatri. तो बहुत बाद में ये चीज़ें बाद में समझ में आई हैं, लेकिन as the things go on तो कंटिन्यू गायत्री मंत्र अगर हम बोलते हैं तो गायत्री मंत्र ही चल रहा है। Help widen and strengthen the Aryan culture. Okay. तो गायत्री मंत्र जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारी जगहों पे, जैसे अगर हम जो रिचुअल है आपकी उपनयन की, उसमें भी गायत्री मंत्र ही बोला जाता है, जो बोलते हैं कान में। तो गायत्री मंत्र बोलने से गायत्री मंत्र को बेसिकली सुनने से बोला जाता है कि दूसरा जन्म होता है इंसान का, तो इसलिए गायत्री मंत्र इंपॉर्टेंट है। फिर एक होता है सेनानी। पुरोहित के बाद आते हैं सेनानी। सेनानी होते थे आपके कमांडर इन चीफ, सेनापति बेसिकली आज के टाइम में। तो कमांडर इन चीफ, कमांडर ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, लेड ट्राइबल वॉरियर्स ड्यूरिंग वॉरफेयर। फिर एक होते हैं व्रजापति, ही एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर द लार्ज पास्चर लैंड्स, जो आपके खलियान होते हैं यानी जहाँ पे पशु चरते हैं, उसका यानी उसके ऊपर अथॉरिटी इनकी होती थी। मैनेज ग्रेजिंग ग्राउंड्स, लेड द कुलापास, इसके कुलपास को जो बोलते हैं, कुलपास होता है हेड ऑफ फैमिली। जैसे अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आपके ऊपर सबसे बड़ा एक यानी आपकी पूरे फैमिली में जैसे दादाजी हैं, दादाजी के चार लड़के साथ में रह रहे हैं, तो आपके घर का जो कुलपा होगा वो आपके दादाजी होंगे, जो मेल पर्सन होता है आपके घर का। फिर वो ग्रामीणी, लीडर्स ऑफ फाइटिंग यूनिट्स। ग्रामीणी जैसे अब ऐसे वही मैंने एग्जांपल दिया, दादाजी, अब दादाजी ने बोला कि हम लड़ाई में मदद करेंगे, तो उसमें से कौन जाएगा? जो उनके चार लड़के हैं वो, एक दो तीन चार, और वो चार चार लड़कों के चार चार लड़के, ये सब जो जाएंगे तो एक ग्रामीणी बन जाएंगे। तो कुलप भी यही होते हैं और ग्रामीणी भी यही होता है ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। और ये जो ग्रामीणी है इनको कौन मैनेज करता था? इनको मैनेज करता था व्रजापति। व्रजापति वॉज अ पर्सन चोजन बाय एवरीवन टू बी द कमांडर इन चीफ, कि आप जो बोलोगे वो वैसा हम करेंगे। ग्रामीणी ओरिजिनल हेड ऑफ अ स्मॉल ट्राइबल फाइटिंग यूनिट, लेड वॉरियर्स इन बैटल, असिस्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। कुलपा हेड ऑफ द फैमिली और हाउस होल्ड, यहीं से कुल का, जो हम कुल की बात करते हैं, ये मेरा कुल है, तुम्हारा कुल है, ये यहाँ से आता है। फैमिली एंड किनशिप ऑर्गेनाइजेशंस, तो कुल संस्कृत टर्म फॉर फैमिली। फिर होते हैं, ये है ज्ञाति, JNATI, तो न्य जो हम प्रोनाउंस करते हैं ज्ञाति,
refers to large network of relatives और किनफोक। वंश, ये है वंश, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन वंशा है इसका, refers to lineage और descent। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स भी होते थे जो कि हमें दिखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। जो अर्लियर वैदिक पीरियड जहाँ जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ पे हमें कोई नहीं मिला, एब्सेंस है वहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर्स का। जो टेक्स्ट में मिलता है ऋग्वेद में ऐसा कोई ऑफिसर मेंशन नहीं है कि उसको ये अधिकार है कि वो किसी और को सजा दे सके गलत करने पे, पनिशमेंट कोई नहीं दे सकता। जो अधिकार था वो राजा के पास हुआ करता था मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो भी करने से पहले ये जो मैटर है जाता था समिति के पास, सभा के पास नहीं जाता। सभा जो है बड़े जो है जैसे वॉर वगैरह हो गया इस सब पे ध्यान देती, समिति के पास जाता था ये, जहाँ पे जो आपका लोकल पॉपुलेशन है उसके जो हेड्स आते हैं वहाँ वो मीटिंग करते, वो लोग डिस्कस करते थे और वो लोग बताते थे राजा को कि आपको ऐसा करना चाहिए अगर इसने गलत किया है तो। ऋग्वेद डज नॉट मेंशन एनी स्पेसिफिक ऑफिसर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग डिस्ट्रिक्ट्स, पर क्राइम क्राइम लेकिन ऐसा तो है नहीं क्राइम नहीं होगा। उस टाइम कैटल वाली आपकी पूरी पॉलिटी यानी जो इकोनॉमी थी वो कैटल बेस्ड थी। हो सकता है गायों को मारा जाता हो या किसी गाय चोरी कर ली हमने, तो ये सब चीजें थेफ्ट, बर्गलरी, कैटल थेफ्ट, ये सब होता ही होगा। स्पाइस, कुछ लोगों को एंटी सोशल जैसे जो ये चोरी वोरी करने वाले इन लोगों को देखने के लिए स्पाइस भी जो है वो मिलते हैं, यानी उनका एक आइडिया मिलता है कि हाँ भाई स्पाई कोई होता होगा। यानी एक राजा ने कुछ लोगों को बोला कि तुम लोग ध्यान रखो कि ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, तो वो बताओ। तो ये होते थे स्पाइस होते थे टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और ये थेफ्ट वगैरह या चोरी वगैरह का काम जो था वो सब रिपोर्ट करते थे। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमने बात करी कोई स्टैंडिंग मिलिट्री नहीं थी, स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी। तो वॉर टाइम आर्मी क्या होती थी, जो जैसे कोई खेती कर रहा है या कोई चरवाहा है या किसी कोई अपना घर चला रहा है, तो उनको बुलाया जाता था कि भैया हमारा वॉर शुरू होने वाला है, सामने वाली ट्राइब आ रही है, सामने खड़ी है बिल्कुल पहाड़ी के दूसरी तरफ, तो चलो लड़ने। तो ये वॉर टाइम आर्मी होती थी और ये असेंबल करी जाती थी। मिलिट्री ग्रुप्स, तो बहुत सारे टाइप के मिलिट्री ग्रुप्स होते हैं, जैसे व्रत मिला है, गण, ग्राम और सरधा। ये जो है ये वॉरियर सप्लाई करते थे। ठीक है, अब ग्राम यानी जैसे पूरा गांव ही हो गया, व्रत हो गया एक परिवार, गण हो गया एक आदमी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चलते थे। अब रेवेन्यू सिस्टम क्या होता था, तो बलि दी जाती थी। तो बलि किसको मिलती थी, बलि मिलती थी राजा को, या फिर प्रीस्ट को, पुरोहित को, या फिर आपके प्रजापति को। जो इंपॉर्टेंट आपके ऑफिशियल्स हैं इन लोग को बलि दी जाती थी काम करने के लिए। आपने कुछ काम किया, मैंने गाय का बच्चा, गाय आपको दे दी थैंक यू बोलने के लिए। पैसे तो है नहीं, कैश तो है नहीं, ना ही कोई ऐसा कुछ है कि मैं आपको अगली बार वोट दे दूंगा। सो बलि वॉज अ कॉन्सेप्ट। तो वॉलेंटरी ऑफरिंग्स वर मेड बाय द पीपल टू द चीफ और किंग, नॉट अ रेगुलर टैक्स। ऐसा नहीं कि पूरे टाइम देते रहना है, पर कोई ऐसे समय में अपना थैंकफुलनेस शो करने के लिए दिया जाता था। प्रोबब्ली कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, रिचुअल एंड वॉरफेयर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किस तरीके का होता था, तो सबसे ऊपर है आपका राजा, उसके बाद आते हैं पुरोहित, उसके बाद सेनानी, मिलिट्री कमांडर हो गया, प्रजापति हो गए आपके हेड ऑफ पास्चर्स, ग्रामीणी हो गए आपके हेड ऑफ फाइटिंग यूनिट, और कुलपा हो गए फिर आपके हेड ऑफ फैमिली। ये एक टेबल है, यानी टेबल तो नहीं है पर ये एक ऐसा सीन है बताया मैंने जिसमें कौन सबसे बड़ा है, कौन सब और कौन लीस्ट में, तो ये नाम है पढ़ लीजिएगा कि ये की टर्म्स है कुछ जो अभी हमने डिस्कस करे, राजा, सभा, समिति, फिर आपका विधाता, गण, पुरोहित, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये आपके वो हो गए जो इंपॉर्टेंट पुरोहित थे, सेनानी, प्रजापति, फिर ग्रामीणी, कुलपा, कुला, नाती, वंश, बलि, व्रत, शारदा। ठीक है, फिर अर्ली वैदिक जो अपनी सोसाइटी में हम जो बात कर रहे हैं इसमें सोशल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सोसाइटी किस तरीके से थी, किस तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज थी, और जो आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है क्या वो एग्जिस्ट करता था, और फैमिली यूनिट्स के बारे में बात कर सकते हैं हम कि किस तरीके के परिवार होते थे, गांव किस तरीके से होते थे, गांव की यूनिट्स क्या होती थी, कि कुछ गांव मिलके कुछ बड़े गांव मिलके कुछ बड़ी सिटीज से टाउन्स टाइप, और फिर राज्य।
राष्ट्र का कॉन्सेप्ट मिलता है हमें, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट इससे पहले अवेलेबल नहीं था। तो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट मिलता है, राष्ट्र मीन्स स्टेट। तो इस तरीके से हम अभी सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि उस टाइम पे जैसे आपके स्लेव्स हो गए, और स्लेव्स में ये कहा जा सकता है कि स्लेव्स में आपके हो गए दासा और दासियों की बात होती है। फिर आपकी बात होती है जो वुमेन, जो है वुमेन की क्या स्टेटस था उस समय पे, ये सब चीज़ें भी हम इसमें बात करेंगे। तो किनशिप was the foundation of early Vedic social organization. A person was identified by the clan or tribe to which he belonged. Alright. एक आदमी का जो है, अब पर्सनल अचीवमेंट्स उस टाइम पे इतने ज़्यादा नहीं होते थे कि ये मेरा लड़का है, ही इज़ एन आईएएस ऑफिसर, और ही इज़ माई डॉटर एंड शी इज़ अ डॉक्टर और अ पायलट। इस तरीके की बातें नहीं होती थी उस टाइम पे। उस टाइम पे बातें ये होती थी कि मेरा जो कुल है इतना महान है, मेरे पास 10,000 गाय है, या मेरे जो दादाजी है वो राजा है। इस तरीके से बात हुआ करती थी। तो ही वॉज मोर एसोसिएटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ द किन्समैन। Individual identity was not very elevated or not very prominent at that particular period of time. This can be observed from the names of several Rigvedic kings. Mostly पूरी की पूरी जीनोलॉजी है, ये शो करने के लिए कि ये राजा इतना महान है कि ये उनसे संबंध है इसका। हम उसके कुल आजकल की बात करते हैं, बेवकूफ़ों वाली बात करते हैं लोग आज भी, कि मेरा तो रिलेशन वो वहाँ से है, मैं उस पीढ़ी से आया हूँ। आज के समय में ये सारी चीज़ें रिलेवेंट नहीं है, उस टाइम पे हुआ करती थी। आज के टाइम पे इंडिविजुअल अचीवमेंट ज़्यादा मैटर करता है कि आपने क्या किया है ज़िंदगी में, और वो सब चीज़ें कि आप कहाँ से आए हैं, ये सब चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, जन, पहले गण की हो गई बात, अब ये है जन। तो जन होता था आपका ट्राइब। Jan was the most important tribal unit in the Rigvedic society. People gave their primary loyalty to a Jana. The term Jana occurs 275 times in the Rigveda. Okay. बहुत सारे, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये लोग बहुत सारे गण बोल के भी पढ़ाते हैं इसको। अब ये मिस नोमर भी है, एक तरीके से गण भी बोला है, और जन। लेकिन अगर ये मिस नोमर होता तो हमारा जो नेशनल एंथम है उसमें जन गण मन क्यों होता। तो जन और गण अलग अलग शब्द है, तो उस फैक्ट में ना पड़े, बहुत सारे लोगों को चीज़ें पता नहीं होती है। तो जन और गण दोनों अलग अलग चीज़ है, तो हमें गण एक अलग यूनिट मिलती है, और जन जो है, जन की बात की गई है यहाँ पे, जन जो है 275 बार हमें ऋग्वेद में मिलता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? ये बताता है कि सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज अराउंड ट्राइब्स रेदर देन टेरिटरीज। एक ट्राइब है वो वहां रहती है, एक ट्राइब है ये यहाँ रहती है, और हमारा जो रिलेशन है वो इस ट्राइब से भी, इस ट्राइब से भी, तो इनके पास जितना एरिया है वो हमारे पास भी आ गया अपने आप, राजा ये बोलेगा। The concept of territorial kingdom had not yet been fully developed. टेरिटोरियल किंगडम जो थे, जैसे आज के टाइम में हम बोलेंगे एक देश हो गया, एक स्टेट हो गया, पूरी तरह डेवलप नहीं होता था। बस ये बोला जाता था कि मेरा हमारी पहचान वहां तक है, तो वो वाला एरिया हमारा है। एब्सेंस ऑफ टेरिटोरियल स्टेट। द टर्म जनपद, टेरिटरी और स्टेट, इज नॉट मेंशन्ड इवन वंस इन द ऋग्वेदा। जनपद का हमें शब्द नहीं मिलता। इंटरेस्टिंगली, अगर ये वाली पार्ट के बाद हम कुछ रिलीजन डिस्कस करेंगे, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म, उसके बाद हम महाजनपद जो एज है वो डिस्कस करेंगे आगे जाके लेक्चर्स में। तो ये जो जनपद वर्ड है आपका, तो जनपद मेंशन्ड ही नहीं है कहीं पे भी ऋग्वेद में। जनपद का हमें पहला जो एविडेंस मिलता है वो हमें सामवेद या सॉरी यजुर्वेद से मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें एविडेंस मिलता है वो हमें एक्चुअली वेदों से मिलता भी नहीं है, वो हमें उपनिषदों से मिलता है। मतलब ये जो चीजें हैं ये बहुत बाद में डेवलप हुई हैं, जब उपनिषद से डेवलप होना चालू हुए थे, साथ ही चल रहे थे, तब ये चीजें डेवलप हुई है, ये उस टाइम पे अवेलेबल थी नहीं। बुद्धिज्म में है जनपद का जो इसके 16 जनपद होते थे ये बताया गया। जैनिज्म के टेक्स्ट में है, भगवती सूत्रा में। अनुगुत्तर निकाय एक किताब है बुद्धिज्म की, उसमें लिखा हुआ है
के 16 जनपद हैं, और भगवती सूत्रा एक टेक्स्ट है जैनिज्म की, उसमें भी लिखा हुआ है कि 16 महाजनपद। लेकिन वैदिक पीरियड में, ऋग्वेद में स्पेसिफिकली, अर्ली वैदिक पीरियड में हमें ये एविडेंस नहीं मिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट अगर मैं बोलूँ, ये पॉइंट जो है ये डायरेक्टली मुझे जहां तक याद है, आई थिंक सो, जो ये प्रीवियस पैटर्न का जो पेपर होते थे उसमें ये वाला स्टेटमेंट आ चुका है यूपीएससी में। तो सीधे एक टर्म ऐसे दे जस्ट कंसीडर डायरेक्टली पुट डाउन अ टर्म, basically not a term, it wasn't a term, it was like के this महाजनपद, suppose there was a name, I think so it was Vajji, Vajji महाजनपद was present in the Rigvedic times or something। तो ये दो तरीके का क्वेश्चन होगा, एक तो ये भी आइडिया इसने टेस्ट कर लिया कि जनपद का वर्ड मेंशन है या नहीं है, और दूसरा इसने ये भी टेस्ट कर लिया कि उस टाइम जो पॉलिटी थी क्या वो महाजनपद के लायक थी, एक जनपद बन जाए पूरा का पूरा और वहां पे एक पर्टिकुलर रूलर हो। तो उसने ये टेस्ट किया था। तो जो यूपीएससी क्वेश्चन रहते हैं वो काफी यानी थॉट थॉट इंड्यूसिंग रहते हैं कि भैया सोचो तो थोड़ा कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहा है जो तुमने पढ़ा है उस रिलेशन में। दिस शोज दैट द किंगडम और टेरिटोरियल स्टेट हैड नॉट येट इमर्ज्ड। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट पार्ट से रीजन क्या है? पीपल्स लॉयल्टी वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ट्राइब रेदर देन द लैंड। एक आदमी जो था वो अपने ट्राइब और अपने किंसमैन से ज्यादा रिलेटेड था, ना कि उसकी जिस एरिया में वो रहता था। अगर ट्राइब बोलेगी हमको ये एरिया छोड़ना है तो वो छोड़ के चले जाते हैं दूसरे। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को इस भारत देश में रहना है उस टाइम, क्योंकि स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, पेट्रियोटिज्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि मुझे ये जमीन से, ये भारत माता है, धरती मेरी माँ है, और ये सब कॉन्सेप्ट नहीं थे उस टाइम। फिर आता है विस। जन के बाद आता है विस। विस क्या होता है? विस होता है ट्राइब और क्लैन कम्युनिटी। अब जैसे दादाजी, मेरे पापा, मेरी बुआ, ठीक है, ये इधर चले गए, ये दूसरे घर में चली गई, लेकिन ये दो टोटल मिलके एक विस बन गया। दिस वर्ड इज मेंशन 170 times, ओके, indicates the significance of tribal organization in Rigvedic society। फिर आता है गृह। गृह क्या होता है? फैमिली और हाउस होल्ड, घर, सबसे छोटी यूनिट, रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ऋग्वेदिक सोसाइटी। तो हमने पढ़ा गृह, ठीक है, विस नहीं, फिर आएगा जन, विस, इस तरीके से ये चलेगा। उसके बाद है हमारा सोशल आइडेंटिटी एंड वर्ना। वर्ण सिस्टम जो है, हम बोलते हैं कि हम इस वर्ण के, ब्राह्मण वर्ण हो गया, आपका वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, क्षत्रिय हो गया। ये वाले जो वर्ण है, क्या ये वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वेद में क्या उस समय पे, अर्ली वैदिक पीरियड में? अब मैं बोलूंगा थी, लेकिन उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से आज है। उस टाइम ये नहीं होता था कि मेरे पिताजी ब्राह्मण तो मैं ब्राह्मण, या मेरे पिताजी शूद्र तो मैं शूद्र। उस टाइम जो ये हो रहता था, उस टाइम जो सिस्टम रहता था मोस्टली रहता था कलर बेस्ड, गोरा काला, उस हिसाब से वर्ण डिसाइड होते थे। दूसरी चीज होती थी जो धीरे धीरे प्रोपोनेंट प्रपोजल आगे बढ़ता गया धीरे धीरे। आर्यंस बेसिकली केम फ्रॉम, if I say Central Asia, mostly those people are Caucasus, ककेशियन होते थे, सफेद बाल या भूरे बाल और गोरी चमड़ी, सीधी नाक, नीली आंखें। जैसे अब हिटलर की हम बात करते हैं तो उसने जो बोला था कि आर्यन रेस के जो फीचर्स बताए थे, सेम फीचर्स समवट। तो थ्योरी ये है कि वो इस तरीके के होते थे आर्यंस। So when they invaded and they saw the people who were indigenous people from here, this continent, mostly these people, the people who were present here, they derived their genetics from either ऑस्ट्रोलॉइड्स, ठीक है, जो कि एक टाइप की रेस है, और दूसरी नीग्रोइड्स, और मोंगोलाइट्स जो चाइना और जापानीज और या मैं साउथ ईस्ट एशिया में, वो लोग इतने अवेलेबल नहीं थे, लेकिन नीग्रोइड्स एंड ऑस्ट्रोलाइट्स दे वर अवेलेबल है। और कॉकस एक रेस आई, ये लोग गोरे लोग यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे इनने देखा कि यहाँ काले लोग, तो दे स्टार्टेड
यानी सेपरेटिंग देमसेल्व्स फ्रॉम दीज पीपल बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द स्किन। रेसिज्म था बेसिकली, जो वर्ण सिस्टम हम बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, basically it is a type of racism that developed around 4000 5000 years ago. तो वर्ण लिटरली मीन्स कलर यूज टू आइडेंटिफाई मार्कर्स फॉर द सोशल ऑर्डर। तो टाइप्स को कुछ मेंशन करे गए हैं जो ऋग्वेद में है कि आर्य वर्ण होता है और एक दास वर्ण होता है। उस टाइम ये डेवलप आइडिया नहीं हुआ था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वाला आइडिया नहीं था, जो बकवास आइडिया BKVS, मैं बकवास आइडिया बोलता हूँ इसको। तो ये वाला आइडिया उस टाइम अवेलेबल नहीं था। तो आर्यस जो है, द कंपोजर्स ऑफ ऋग्वेद hymns described themselves as आर्यस, considered themselves members of the Aryan community. ठीक है, these were white, long means heighted बोलना चाहता हूं मैं, tall बोलेंगे, tall, white, tall, straight nose, ओके, brown hair। ये एंथ्रोपोलॉजी की तरफ चले गए हम थोड़ा सा, पर एक आइडिया देता हूँ आपको। और जो दासा और दासियों जिनकी बात करी थी, तो दासास जो थे वो इनमें से थे, ठीक है, जो यहाँ से हार गए थे। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को हरा दिया तो मैंने उसको अपना दास बना लिया, तो दीज वर द सेम पीपल दैट केम फ्रॉम द आर्यन रेस, और सेम यही वाले जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट से यही होते थे। पर जो दास्यूस थे, दास्यूस वर indigenous people of this region, the region which was conquered by what we say the Aryans. So these were negroids or ostroids, shorter, black hair, and wide nose. Okay, these were the facial elements of दासू, यानी द लोकल इंडिजिनस पीपल। तो यहाँ से ये जो डिफ्रेंसिएशन है जो आज भी चला आ रहा है, जो हम बोलते हैं कि ये ऐसा दिखता है या ये इस बात होगा या वो उससे होगा, तो ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। और ये बेसिकली ये एक टेक्स्ट बुक केस है रेसिज्म का। तो ये शो करता है कि भाई उस टाइम से ही रेसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमंस में है, और इस रीजन में इन पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट उस टाइम से चला आ रहा है वो आज भी चलता जा रहा है। सबसे बड़ी गलत बात तो ये है। दासास एंड दासियों opponents of the Aryas reflect social and cultural distinction in the Rigvedic period। अब नेचर क्या था फैमिली का उस समय की, तो पैट्रियार्कल होती थी फैमिलीज, ठीक है। फादर और मेल हेड ऑक्यूपाइड डोमिनेंट पोजीशन। जो मैंने बात की कुल्पा की, वो मेल्स ही होते थे। वॉर में भी यही लड़ने आते थे, फीमेल्स नहीं लड़ती थी वॉर में भी मेल्स ही लड़ा करते थे। एविडेंस, नो स्पेसिफिक डिजायर फॉर डॉटर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द ऋग्वेदिक हाइम्स। लेकिन लड़के के बारे में बोला गया कि भाई एक तरीके का मंत्र बोलो तो सन होगा, ब्रेव सन की कामना करते थे लोग, ब्रेव सन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मीम्स वगैरह में लिख सकते हैं आप। तो ब्रेव सन की कामना करते थे, तो जो पूजा करी गई है वो इसलिए कि मुझे बच्चे हों, लेकिन एक लड़का हो जो बहादुर लड़का हो, इस चीज की बात करी ताकि वो जंग लड़ सके गायों को बचाने के लिए। गायों का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता था उस टाइम, कोई ये सब चीजें नहीं होती थी कि मुझे मेरा घर बचाना है या ये सब बचाना, आदमी इधर से उधर जा सकता है, गायों को बचाना बहुत जरूरी था। होल इकोनॉमी, होल सोशल ऑर्डर वॉज बेस्ड ऑन काउज। इतना के जो वॉर है, वॉर का नाम भी गविष्ठी है, द सर्च फॉर काउज। वॉर जंग, लड़ाई नहीं, गविष्ठी। गविष्ठी का मतलब होता है गविष्ठी इज इक्वल टू वॉर, और इसका मतलब होता है बेस, लिटरल मीनिंग सर्च फॉर काउज। आपस में लड़ाई इसलिए करते थे कि मैं उसकी गैया छुड़ा के ले आऊंगा तो इधर बांध लूंगा अपने घर पे, तो इसलिए लड़ाइयां होती थी उस टाइम, इसलिए वॉर्स होते थे। इंपॉर्टेंस ऑफ सन, कंटिन्यूड द फैमिली लाइन, पार्टिसिपेट इन वॉरफेयर, प्रोटेक्टेड ट्राइब, इंक्रीज फैमिली प्रेस्टीज। वही बातें जो आज के टाइम में हो रही धकोसले सारे। पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन एंजॉयड अ कंपैरेटिवली रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी। अपॉर्चुनिटीज क्या थी वुमेन के लिए, ऑल्दो उनको कुछ जैसे कंफर्टेबल जो एक पोजीशन है
एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन है वो मिल गई थी अर्ली वैदिक पीरियड में। धीरे-धीरे डिक्लाइन आता गया। उस टाइम ये समझ में आया कि भाई जैसे-जैसे बड़े होते गए, ये औरतें तो कोई ऐसा कुछ काम कर ही नहीं रही हैं, ये तो घर में ही रहती हैं। इनको हम ओपिनियन का आइडिया क्यों दें? हम क्यों इनका ओपिनियन लें? जब इनका काम ही नहीं है, ना ये जंग लड़ने जा रही हैं, ना ये और कुछ कर रही हैं, तो घर औरत यानी महिलाओं का जो पूरा आपका सिस्टम है, वो घर तक ही सीमित रह गया और ये वहीं से चलता हुआ आ रहा था पूरा चीज़। तो जो स्टार्टिंग हुई जहाँ से, उस टाइम इतना लेकिन इतना पाबंदी इतनी ज़्यादा नहीं थी। उस टाइम थोड़ा ओपननेस था। अपने ओपिनियंस रख सकती थी औरतें स्टार्टिंग में। और लेटर वैदिक पीरियड में का जो टाइम है, वहाँ से चीज़ें खराब होना चालू हुई। और गुप्ता और लेटर गुप्ता पीरियड तक तो वर्स्ट कंडीशन तक पहुँच गई थी और महिलाओं की हालत। अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल क्या थी? तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सकता था। ये पढ़ाई कर सकती थी। बाद में पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया था महिलाओं से। लेकिन पहले के समय में ये वेद वगैरह पढ़ सकती थी और बातें कर सकती थी। जैसे हमें गार्गी का एग्जाम्पल मिलता है। ये एक लर्नेड इंटेलेक्चुअल लेडी थी उस समय की, तो इनके बारे में हमें इनका एग्जाम्पल मिलता है। तो ये इससे हमें मालूम पड़ता है कि हाँ, उनका एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन था और समिति वगैरह में ये लोग पार्टिसिपेट करते थे। रिसीव्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अटेंडेड असेंबलीज, जो बोला समिति में पार्टिसिपेट करती थी। पार्टिसिपेट इन रिलीजियस सेरेमनीज एंड ऑफर सैक्रिफाइसेस, बलि देने का भी अधिकार था इनको। मैरिज सिस्टम किस तरीके का था उस टाइम? वेल स्टैब्लिश था। जो विवाह संबंध है वो शुरू हो चुका था उस समय पे। तो प्रिमिटिव कस्टम्स लेकिन जैसे कुछ तरीके के हैं वो सर्वाइव करते थे। आज के टाइम पे हम प्रिमिटिव कस्टम्स देखते हैं, जैसे जो ट्राइबल वेडिंग कस्टम्स अगर आपने देखे होंगे, ठीक है, छोड़ा भागा कहते हैं जैसे, एक छोड़ा भागा कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें ऐसे लड़का भागता है, जिससे जिसको शादी करनी, लड़का भागता है और उसके पीछे उसी ट्राइब की लड़कियां भागती है उसको पकड़ने के लिए। लड़के को पकड़ने के, जो लड़की उसको पकड़ती है और पकड़ के दबा लेती है कि उससे छुड़ा नहीं सकता अब लड़का, तो वो लड़के को उससे शादी करनी पड़ती है। तो इस तरीके का छोड़ा भागा एक सिस्टम होता है। तो उस टाइप के कुछ प्रिमिटिव कल्चर्स वगैरह अवेलेबल रहते थे। देयर आर रेफरेंस टू पॉलीगैमी। पॉलीगैमी भी हो सकती है, अब जो आदमी अफोर्ड कर सकता है वो आदमी पॉलीगैमी करता था उस समय। सम मैन हैड मोर देन वन वाइफ, यानी वही पॉलीगैमी का मतलब है। लेवरेट मैरिज प्रैक्टिस होती थी। लेवरेट में क्या होता है, जैसे सपोज करिए एक कपल है, ठीक है, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ये वॉर में गया, मर गया, तो फीमेल की जो शादी है भाभी से विवाह कर लिया इसके छोटे भाई ने, ठीक है। तो ये होता है लेवरेट मैरिज। प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग द डिसीज ब्रदर्स विडो, इट इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ये शादी लिखी है, यानी इस तरह की शादी होती थी। विडो रीमैरिज वाज परमिटेड, रेफरेंस अकर इन ऋग्वेदा लिटरेचर, यही वाला जो लेवरेट मैरिज। ऐसा नहीं है कि अगर शादी करनी है तो किसी से भी कर ली, उसी घर में उसी कुल में, यानी वहीं पे शादी करनी पड़ती थी उसके छोटे भाई से जिसका विवाह नहीं हुआ होगा, या अगर हुआ भी होगा तो भी अगर कर सकता है, सक्षम है इतना तो कर लेता था। नो एविडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज इन द ऋग्वेदा। चाइल्ड मैरिज का कोई एविडेंस नहीं मिलता कि बच्चों की शादी हो रही है, जो आजकल होती है। बड़ा ही खेद है मुझे इस चीज़ को लेके, लेकिन हाँ आजकल होती है। उस टाइम पे आज से 5000 साल पहले हम शायद थोड़े से ज़्यादा एडवांस थे। Do not specifically mention, the scholars estimate the marriageable age to be approximately 16 and 17 years. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 16-17 इज अ गुड एज उस टाइम के हिसाब से, कि अगर तुमको 12th पास नहीं करनी है तो इट वाज अ गुड एज टू मैरी। बहुत ही छोटी भी नहीं होती, बहुत ही बड़ी भी नहीं होती। सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके का था? तो पहले जन हो गया आपका, ठीक है, जन जो है कि ट्राइब है, विस क्लैन और ट्राइबल कम्युनिटी, कुल गृह हाउस होल्ड, और फिर इंडिविजुअल आता था सबसे आखिरी में। जन विस कुल, ऊपर मैंने गलत बता दिया था, यहाँ पे मैंने कहीं बताया था वो गलत था। ये है, ये रहेगा सही। जन विस और कुल, इंडिविजुअल मेंबर्स सबसे आखिरी में आते थे। किसी की इंडिविजुअलिटी का कोई मायने नहीं रहता था उससे, और रह के करेगा भी क्या कोई इंडिविजुअल आदमी रह के? उस टाइम कौन किसको पहाड़ों पे घूमना था और कौन वर्क फ्रॉम होम कर पा रहा था? इंडिविजुअलिटी तो आई हमें यहाँ से ना, कि हमें फ्रीडम मिला कि हम ये सब कर सके। उस टाइम तो कुछ था नहीं। जो गाय मेरे माँ बाप के पास है, वही गाय जब बछड़े करेंगे तो वो बछड़े मेरे पास होंगे, ये कॉन्सेप्ट था। या जमीन जो चल रही है, वही जमीन जमीन जब बटेगी तो उसमें से कुछ मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट था। तो इंडिविजुअलिटी जैसा कुछ नहीं था। सोशल डिवीजन जो हमें अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में मिलते हैं। तो कॉन्क्वेस्ट जो मैंने बताया था, जैसे आर्यंस आए, मारा यहाँ पे लोगों को, ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहते हैं हमेशा।
तो दिस लेड टू social divisions during the early Vedic period. The defeated populations known as the dasas or dasyus were subordinate in the society. अब जैसे आर्यंस है, आर्यंस के ही जिन आर्यंस ने जिन आर्यंस को हराया, ठीक है, इन्होंने इनका आर्यंस को हरा दिया तो ये बन गए दास, और इन्होंने जो नॉन आर्यंस को हराया, यानी एक ट्राइब ने दूसरी ट्राइब से लड़ाई करी, आर्यन ट्राइब ने दूसरी आर्यन ट्राइब से लड़ाई करी, हरा दिया तो वो दास, उनको दास बना लिया, और जिस आर्यन ट्राइब ने किसी नॉन आर्यन से लड़ाई करी उनको दासी बना लिया। ठीक है जी। तो ट्रीटमेंट किस तरीके से होता था इनको, या तो स्लेव बना दिया जाता था या शूद्र बन जाते थे अपने आप। कॉन्सेप्ट क्या था वर्ण का, जो हमने वहां ऊपर डिस्कस किया वही होता था, लेकिन वर्ण अब इस तरीके से डिवाइड होने लग गए थे कि ये एक आपका जो आर्यन है, और फिर आपका आ जाता नॉन आर्यन और दास और दासी। ठीक है, मोस्टली बेस्ड ऑन कलर, समवॉट बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू फाइट, बट मोस्टली बेस्ड ऑन, इट वाज बेस्ड ऑन कलर। तो ये एक टाइप का एंशिएंट रेसिज्म बोल सकते हैं आप। और उस टाइम पे इतना डोमिनेंट भी नहीं था, उस टाइम पे ये ऐसा था कि भाई अगर कुछ हो सकता है कि किसी स्लेव ने कुछ अच्छा काम किया तो उसको माफ कर देते थे, ठीक है तुम वापस आ जाओ मेन स्ट्रीम में। ना ही उस टाइम पे ये आपके ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ये वाला कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था, ये वाला नहीं था। सिर्फ दो रेस, ये दो हुआ करते, आर्य और नॉन आर्य, आर्य और दास, बस ये दो ही वर्ण थे उस टाइम पे, आर्य एंड दास वर्ण, जो ये बात कर रहा था मैं। ये Aryans were generally regarded as fair complexion. The indigenous habitants were considered dark complexion. जो हम ऊपर मैंने ये वाले पॉइंट्स डिस्कस करे, ये कौन किस तरीके से होता था, ये थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है, पर क्योंकि डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था इसलिए मुझे डिस्कस करना पड़ा यहाँ पे, क्या कि आपको समझ में आ सके। दिस डिस्टिंक्शन मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द अर्ली कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ना डिवीजन। ग्रोथ हुई इससे सोशल इनइक्वालिटी की, इनइक्वालिटी बढ़ना चालू हुई कि सोशली कौन किससे कितना अलग है, और मेरे पास कुछ प्रिविलेज क्यों होने चाहिए और तुम्हारे पास कुछ प्रिविलेज क्यों नहीं होने चाहिए। ये चीजें यहाँ से डेवलप हुई। तो डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ वॉर बूटी का। ऑब्वियसली अब जो जीतेगा वो सारा सामान रख लेगा, जो हारेगा उसका सारा सामान छीन लिया जाएगा। तो ट्राइबल चीफ एंड प्रीस्ट रिसीव्ड अ लार्जर शेयर इन द बूटी रिक्वायर्ड एक्वायर्ड इन वॉर्स। दिस इंक्रीज देयर वेल्थ एंड प्रेस्टीज। राजा और जो पुरोहित वगैरह है जो बोलते कि भैया सेक्रीफाइस कराओ, ये करवा लो, पूजा करवा लो, ये लोग ज्यादा वो बूटी रखने लग गए। अब कुछ भी बोल के रखें भैया पूजा करवानी है तो पैसे रख दो, ऐसा टाइप, बट दे स्टार्टेड एक्वायरिंग मोर एंड द वेल्थ स्टार्टेड इंक्रीजिंग। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, अब गरीबी अमीरी आना शुरू हो गई। अब मेरे पास 100 गाय हैं, सामने वाला गरीब आदमी उसके पास 2 ही है, कौन अमीर हुआ, मैं अमीर हुआ। तो वैसे आपका सोशल इनइक्वालिटीज शुरू हो गई। तो चीफ्स एंड प्रीस्ट बिकेम इन्फ्लुएंशियल देन ऑर्डिनरी ट्राइब्स, और यहाँ से क्लास डिफरेंशिएशन शुरू होता है बेसिकली। फिर इवोल्यूशन हुआ जो वर्ण सिस्टम का। तो इनिशियल 3 फोल्ड डिवीजन था जो शुरू हुआ, यानी वर्ण सिस्टम पहले, सबसे पहले तो हमने आर्य और दास देखे, आर्य और दास वर्ण ये 2 थे। उसके बाद जो हुआ 3 ग्रुप्स का ये शुरू हुआ। तो पहले होते हैं प्रीस्ट, फिर दूसरे होते हैं वॉरियर, तीसरे होते हैं कॉमन पीपल। इससे हमें ये समझ में आता है कि यहाँ से जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है ये होता है, प्रीस्ट हो गए आपके ब्राह्मण, वॉरियर्स हो गए आपके क्षत्रिय, और कॉमन पीपल हो गए कॉमन पीपल। अभी वैश्य जो है वो वैश्य शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रेड वेड का कोई सिस्टम नहीं है, अभी भी जो काम चल रहा है नॉर्मली चल रहा है। जब ट्रेड आएगा तब वैश्य ग्रुप इमर्ज होगा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय तो डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। इमरजेंस ऑफ फोर्थ वर्ना शूद्र कैटेगरी अपीयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड। जहां से आपका लेटर वैदिक पीरियड शुरू होता है वहां पे हमें सबसे पहले शूद्र एज अ वर्ण दिखाई देता है कि ये आदमी ये है, ये लोग हैं, ये शूद्र हैं और ये मीनियल काम करेंगे, इनको ये अधिकार, कुछ अधिकार का इनका हनन होगा, इनको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें वैदिक काल के बाद दिखती हैं, इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले अगर आप हमें ऋग्वेद के कुछ कंपोनेंट्स में एक पोयम मिलती है, यानी एक हाइम मिलती है, उसमें वो लड़का कहता है कि मैं जंग लड़ता हूँ, ठीक है, तो मैं क्षत्रिय हूँ।
मेरे पिताजी साफ सफाई करते हैं, फादर जो है वो साफ सफाई करते हैं, तो वो हो गए शूद्र। और मेरी माता जी हैं जो, वो वो दिन भर पूजा पाठ करती, तो हो गई ब्राह्मण। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक दिन मेरी माँ की तरह ब्राह्मण बनूं, क्योंकि मुझे भी पूजा पाठ में बहुत इंटरेस्ट है। तो ऐसी एक वर्ण, एक कविता या एक हाइम हमें उसमें मिलती है ऋग्वेद में। तो इससे समझ में आता है कि इतना ही, यानी जो सिस्टम था वर्ण सिस्टम उस समय पे, वो इलास्टिक सिस्टम था। इतना ज्यादा वो बहुत ज्यादा क्लोज सिस्टम नहीं था कि भाई अगर आपने जन्म ले लिया, यानी बर्थ बाय एज सिस्टम नहीं था कि आपने जन्म ले लिया तो अब आप चेंज नहीं कर सकते, यू आर बॉर्न इन अ वर्ण, ये वाला फंडा नहीं था। आप अपने काम से, अपना काम दिखा के, अपने काम से को एक्सेप्ट करा के, सभा समिति या कोई भी असेंबली में आप एक वर्ण बदल सकते थे अपना। मैनी कॉन्कर्ड पीपल वर एब्जॉर्ब्ड इनटू दिस ग्रुप, जो जिन लोगों के ऊपर, जिन लोग ने जंग लड़ी और हार गए, तो वो शूद्र में ऐड हो गए अपने आप ही। स्लेवरी, तो स्लेव्स वर ऑफन प्रेजेंटेड एज गिफ्ट्स टू द प्रीस्ट, काम वाम करने के लिए, खेत जोतने के लिए, गायों का ध्यान रखने के लिए, तो स्लेव्स वगैरह मिलने लग गए थे जो प्रीस्ट थे उनको। तो प्रीस्ट जो थे उनको स्लेव्स वगैरह मिलते थे किस फॉर्म में, या तो शूद्रास मिलते थे आपको, या विमेन मिलती थी। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जो आदमी, जो मर्द जो है, अगर वो आपका इस कैटेगरी में आता था कि वो हार गया, तो वो शूद्र में अपने आप चला जाता था। ठीक है, अब उसको सब सारे अधिकार खत्म हो गए, और जो उनकी महिलाएं थी उस जो ट्राइब की जो हार गए, वो वुमेन अलग से कैटेगराइज हो गए, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। बहुत ही बुरा सिस्टम है, पर पहले का आप ये समझ लीजिए एंशिएंट सिस्टम। वी वर स्टिल एनिमल्स इन समवॉट सेंस, ह्यूमैनिटी वाज वेरी लेस। तो हाँ, ये सब होता था। मोस्ट रेफरेंसेस आर फीमेल स्लेव्स, फीमेल स्लेव्स के रेफरेंस मिलते हैं हमें ऋग्वेद में भी। स्लेवरी एग्जिस्टेड बट इट वाज नॉट डोमिनेंट बेसिस ऑन द इकोनॉमी। जैसे रोम वगैरह का हो गया, रोम में स्लेव्स ही सब कुछ थे उस समय पे। जब रोमन एम्पायर था, रोम में स्लेव्स ही सब कुछ होते थे। अगर आपने स्पार्टिकस देखी होगी, स्पार्टिकस एक सीरीज है बहुत अच्छी, नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, बहुत अच्छी सीरीज है स्पार्टिकस। तो उसमें बताया गया कि स्पार्टिकस ने कैसे रिवोल्ट किया था इस स्लेव सिस्टम के खिलाफ। तो जो रोम है आपका, वहां पे स्लेव्स वर वेरी, दोज हु हैड स्लेव्स वर वेरी पावरफुल पीपल। तो लेकिन वैसा जो कॉन्सेप्ट था वो उस टाइम जो आर्यन, जो सिविलाइजेशन था, जो आर्यन पीरियड था, उसमें इतना प्रोमिनेंट नहीं था। उस टाइम काउस की हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस थी, ना कि स्लेव्स की। फिर एक टाइप के पीपल होते हैं जिन्हें हम चंडाल्स कहते हैं। इट इज मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी, दो आई रियली डोंट वांट टू teach this, so you can just read it from the notes. Chandals were mostly people who are, जिनको निकाल दिया जाता था यार। बहुत ही गलत और ग्रेव चीज़ है ये। उनको बहुत ही मीनियल काम वगैरह दिया जाता था, तो बहुत ही बुरी वो बात है। तो आप, मैं पढ़ाना नहीं चाहता, आप पढ़ लीजिएगा इसको, कुछ बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा कभी, क्योंकि ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स आर फोकसिंग ऑन better things and social upliftment of the downtrodden people. तो दैट्स वाई, तो ये सब ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, बट जस्ट टू टीच यू के हाउ द सिस्टम यूज टू वर्क, आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन, तो ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन कुछ होते थे। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो चुके थे ऋग्वेद में। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करता था, राजा का काम राजा करेगा, कुर्सी बनाने वाले का काम वो करेगा, घर बनाने वाले का काम घर बनाने वाला करेगा। तो ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी थी। बट ऑक्यूपेशनल डिस्टिंक्शंस वर नॉट रिजिड। जैसे मैंने आपको वो भी कहानी सुनाई कि एक वो क्षत्रिय है, वो जो ब्राह्मण बनना चाहता है अपनी माता की तरह, तो वो शिफ्ट कर सकता था। तो कुछ ये नहीं था कि अगर आपने जन्म ले लिया है ब्राह्मण समाज में तो आपको पूजा पाठ ही करनी पड़ेगी, या आपने वैश्य समाज में ले लिया तो अब आपको कुछ सामान ही बेचना पड़ेगा या कोई ट्रेड ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। पीपल वर नॉट स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू द हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। ऑल दिस लेड टू ग्रेजुअल इमर्जेंस ऑफ सोशल हायरार्की। धीरे धीरे हायरार्की डेवलप हुई। जब रिजिडिटी चालू हुई तब हायरार्की डेवलप हुई। तो लिमिट क्या था, सोशल लिमिट्स ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या कहते हैं, पेस्टोरल इकोनॉमी थी।
इस कारण से नहीं हो पाया, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम नहीं था। प्राइवेट प्रॉपर्टी में सिर्फ आपकी काउज आती थी और एग्रीकल्चर डोमिनेंट नहीं था। जब मेरे पास अनाज होगा तब मैं किसी को बोल सकता हूँ कि तू मेरे हिसाब से चल। जब अनाज ही नहीं है तो सर्टिफिकेशन पर मैंने लिमिट लगा दिया। अब हर आदमी उगाओ, जिसको जो उगाना है वो उगाओ। गाय तो सबके पास है ही थोड़ी थोड़ी। फिर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, किसी को मैं टैक्स नहीं कर सकता था कि आप इस जात के हो आपको ज्यादा, या आप इस वर्ण के हो तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जैसे लेटर जो वैदिक का आपका पीरियड है उसमें वैश्यों पे, जो वैश्य कम्युनिटी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाना चालू कर दिया था राजाओं ने। इस वजह से उन लोगों ने बोला कि हमको इस धर्म में रहना ही नहीं है, तो वो लोग जैनिज्म में चले गए। तो रेगुलर टैक्सेशन वाज एब्सेंट। चीफ कुड नॉट कलेक्ट लार्ज ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द पीपल। वॉलेंटरी था बलि, जो हम अभी पढ़ी थी हमने कि बलि जो है वॉलेंटरी सिस्टम था। मैं देना चाहूंगा तो दूंगा, तुम मांग नहीं सकते मुझसे, और मांगोगे भी तो सबसे मांगो थोड़ा थोड़ा। एब्सेंस ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। लैंड वॉज नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और इफ इट वॉज देयर तो अबंडेंस में था लैंड। ऐसा नहीं था कि 2 एकड़ के पट्टे के लिए लड़ाई हो रही है सड़क पे, ये वाला सीन नहीं था। तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी हैड नॉट डेवलप, टैक्स बेस्ड क्लास डिवीजन वाज एब्सेंट। इसलिए स्ट्रैटिफिकेशन इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया। जितना हम स्ट्रैटिफिकेशन आप अलग अलग वर्णों का और नए नए जातियों का इमर्जेंस हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, जहाँ पे सब बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो चुका था ये सारी चीजें कि रेवेन्यू, स्टैंडिंग आर्मी और प्रीस्टली क्लास और मिलियन टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइसेस और पूजा पाठ और ये सब चीजें जब बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई थी, तब हमें ये सारी चीजें दिखाई देने लगी स्ट्रैटिफिकेशन की, भैया तू अलग है और मैं अलग हूँ। उसके पहले जब अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड था, ये बहुत अच्छा पार्ट है इस चीज का कि उस टाइम ये सब चीजें इतना डेवलप नहीं हुई थी। उस टाइम जो आदमी जो चाहता था थोड़ा फ्रीडम था। कुछ इगैलिटेरियन फीचर्स भी है हमें जो मिले हैं। तो डिस्पाइट इमर्जिंग इक्वालिटीज, ट्राइबल बॉन्ड्स रिमेन स्ट्रॉन्ग, किनशिप कंटिन्यू टू डोमिनेट सोशल रिलेशंस एंड सोसाइटी वाज स्टिल लार्जली ट्राइबल एंड इगैलिटेरियन। पर्सनल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था नहीं, तो मोस्टली इगैलिटेरियन थे कि हाँ ठीक है, आपको यहाँ अगर अपनी गाय चरानी है तो आप चरा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं चरा सकते। घास उगी हुई है, चरा लीजिए गाय। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलता है एक एरिया है भगवानपुरा, हरियाणा में। ऑलराइट, तो वहां से हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी के, बहुत बड़े, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं वहाँ पे। पूरा आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और ये जो है आपका पीजीडब्ल्यू कल्चर है, ये रिलेट करता है आपका लेटर वैदिक और आयरन एज कम्युनिटीज से। पर इसका जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट स्टार्टेड इन अर्ली वैदिक पीरियड, तो इसलिए वैदिक पीरियड इमरजेंस यहाँ से चालू होता है इसका, अर्ली वैदिक पीरियड से, इसलिए ये यहाँ पे मेंशन्ड है। अब सेटलमेंट एविडेंस मिले हैं कि 13 रूम मड हाउसेस हैज बीन डिस्कवर्ड इन भगवानपुरा। इट इंडिकेट्स रिलेटिवली ऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट पैटर्न्स। इट आल्सो इंडिकेट्स वन मोर थिंग, ये क्लास डिफरेंसेस। मैंने कहा जैसे कि ये चीज इवॉल्व होना चालू हो गई थी कि अगर आपके पास 1000 गाय है, 100 गाय हो, मेरे पास 2 गाय है, तो आप अमीर हो मैं गरीब हूँ। 13 कमरे का मकान उस टाइम पे किसको जरूरत थी 13 कमरों के मकान की? कोई बड़ा परिवार होगा या बड़ा क्लैन होगा। एनिमल रिमेन्स मिले हैं कुछ टाइप के, कैटल बोन्स हो गई जैसे, तो ये बताता है कि कैटल का इंपॉर्टेंस था उस टाइम। हॉर्स की बोन्स भी मिली है, जो कि प्रूफ करती है कि आर्यंस थे वहां पे। अगर घोड़े की हड्डियां या घोड़े के अवशेष कहीं मिले तो ये मान लीजिए कि आर्यंस वहां पे थे, कोई ना कोई सेंट्रल एशिया से वहां पे आया था। इट्स सपोज लिटरेरी रेफरेंस टू द इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्सेस इन द वैदिक सोसाइटी। हॉर्सेस, घोड़े और लोहा, हॉर्सेस एंड आयरन, ये डिफाइनिंग फीचर है आर्यन के, डिफाइनिंग फीचर वैदिक पीरियड के, सनातन धर्म के। यहां से अगर ये कहीं पे भी हुआ तो यानी हम वहां पे थे, ये मान लीजिए आप। जो हम एक आपस में एक दूसरे को सनातन ही बोलते हैं, यानी इस रीजन की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल एशिया से लेके इंडिया तक, इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक। कॉज इफेक्ट टेबल की हम बात करेंगे अब ये। तो जो हमने ऊपर आर्यन को जैसे कॉन्क्वेस्ट किया तो दास और शूद्र बने, ठीक है। अनइक्वल बूटी हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव बूटी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वॉर में, तो सोशल इनक्वालिटीज आई। फिर लार्जर शेयर जो है राजाओं को और एलिट्स को मिलने लगा, तो एलिट ग्रुप का डेवलपमेंट हुआ।
जो वो लोग अमीर होने लगे प्रेस्टीज में और इसमें। फिर ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन जो चालू हुआ तो सोशल डिफरेंशिएशन चालू हो गया, वर्ण सिस्टम आपका शुरू हो गया। पेस्टोरल इकोनॉमी जो थी तो इसका कारण की वजह से टैक्सेशन हुआ, कम टैक्सेशन, और इसके कारण की वजह से एक अच्छी चीज हुई कि स्ट्रेटिफिकेशन भी कम हुआ, लोगों में इतना मतभेद और भेदभाव नहीं था, और स्ट्रॉन्ग ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थी। इसकी वजह से जो सोसाइटी थी वो लार्जली इगैलिटेरियन थी, भेदभाव से दूर थी, समन्वय से रहते थे, ये सब चीजें थी। अब इकोनॉमी किस तरीके की थी उस समय की, ये बात करेंगे हम ऋग्वेदिक पीरियड की। तो प्रीडोमिनेटली पास्टोरल इकोनॉमी थी, कैटल रेलिंग सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन था, गायों का बहुत इंपॉर्टेंस था, और गायों का बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं हमें ऋग्वेद में। वेल्थ स्टेटस प्रॉस्पेरिटी वर लार्जली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैटल ओनरशिप। एक आदमी कितना अमीर है और वो कितना अच्छे घर से खानदान से आता है, ये सब बात डिसाइड करती है कि उसके घर में गायें कितनी है। तो जो ये था कैटल जो था मेन इकोनॉमिक बेस था। एग्रीकल्चर जो था वो एग्जिस्ट करता था, ऑब्वियसली आदमी अब पनीर खाएगा तो अनाज तो खाएगा ही, पनीर के साथ रोटी तो खाएगा ही भाई। तो जो एग्रीकल्चर था वो था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, किसी ने कुछ उगा लिया, किसी ने कुछ छोटा मोटा उगा लिया, कुछ अपने आप उग गया, ये उस तरीके का एग्रीकल्चर नहीं था जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के एग्रीकल्चर में मिलता है। जैसे ग्रीनरी मिली है, यानी एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंस था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आईबीसी की अगर हम बात करेंगे तो ग्रीनरी जो है मोहनजोदारो में जो हमें मिलती है वो ये प्रूव करती है कि एग्रीकल्चर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बट ऐसा कुछ एविडेंस यहाँ नहीं मिलता। यहाँ पे जो हमें मिलता है ये है एक रूरल इकोनॉमी, ये अर्बन इकोनॉमी नहीं है। रूरल इकोनॉमी का मतलब है दीज आर बेस्ड मोस्टली ऑन बेसिक टास्क लाइक एनिमल रियरिंग, हंटिंग, गैदरिंग, ऑलराइट, वॉर, वॉर पे ज्यादा फोकस रहता है, ट्रेड पे फोकस नहीं रहता। हड़प्पन्स वर फोकस्ड ऑन ट्रेड, they were these people, the Vedic people were focused on war। कोई दूसरे ट्राइब में जाओ, उनको मार के उनकी गाय और उनकी जो है स्लेव्स वगैरह ले आओ वहां से, they are focused on this, but little barbaric and cattle, what do I say, little barbaric and mostly rural economy, they were not like Harappans was an urban culture। The cow was the most important form of wealth in Rigvedic society। The person's prosperity was often judged on the number of cattle he possessed। यूजेस क्या थे कैटल के, सोर्स ऑफ वेल्थ होता था, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, सिंबल्स ऑफ सोशल प्रेस्टीज एंड एसेंशियल फॉर पेस्टोरल लाइवलीहुड। जो बलि देते थे वो भी गाय और वुमेन स्लेव्स के फॉर्म में देते थे, ठीक है। इंडिकेट्स द इकोनॉमिक एंड सोशल वैल्यू अटैच्ड टू कैटल। वॉर्स एंड कैटल्स, जो मैंने वर्ड बताया था आपको, गविष्ठी, सर्च फॉर काउस, दिस वाज द वर्ड फॉर वॉर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो गायों के लिए ही लड़ाई होती थी, कैटल रेड्स हुआ करते थे ट्राइबल्स के बीच में। इट डेमोन्स्ट्रेट सेंट्रल रोल ऑफ कैटल इन इकोनॉमी एंड वॉरफेयर। फिर एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, किस तरीके से। तो डोमिनेंस जो था वो पेस्टोरलिज्म का ही था, गाय चराना ही सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन था उस समय पे। पर जो ये इन लोगों को नॉलेज अच्छा था एग्रीकल्चर के बारे में, ये ऐसा नहीं था कि नहीं पता था कि क्या होता है, कुछ ना कुछ तो उगा ही लेते होंगे, लेकिन इनको ये सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, ये वाले कॉन्सेप्ट भी पता थे, कब उगाना है, कब उसकी कटाई करनी है, और किस तरीके से उस अनाज को साफ करना है और रखना है। एक्सक्यूज मी। जो सीजन्स है, सीजन्स का भी आइडिया था इन्हें कि किस तरीके से सीजन्स बदलते हैं, गर्मी में कौन सा अनाज उगेगा या ठंड में कौन सा अनाज उगेगा, बारिश में, रेन फेड में क्या क्या सीन होना है, तो ये सब आइडिया भी थे इनमें। फिर क्राफ्ट एंड ऑक्यूपेशन हमें कुछ तरीके के दिखते हैं, जैसे मेजर आर्टिसंस मिले हैं कुछ टाइप के, यानी इसके एविडेंस मिले कि हाँ ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी ही, अगर उस टाइम पे जो लोग हैं उस पर्टिकुलर एरिया में रहते तो ये सब चीज़ें इनको करते आती होंगी। तो कारपेंटर, कुछ तरीके के घर मकान वगैरह बनाना है या कुछ स्ट्रक्चर बनाना है उसके लिए। चैरियट मेकर, रिमेंबर के घोड़ों पे आए हैं आर्यंस, और चैरियट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है जंग जीतने में। रथ का होना बहुत बड़ा एक एविडेंस है रथ का, और हमें एक एविडेंस मिलता है सनौली में। सनौली एक एरिया है, वहां पे हमें रथ का एविडेंस मिलता है कि भाई आर्यंस यहाँ से आए। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। सनौली यूपी में है इससे, ठीक है। वीवर्स, कपड़े पहनते थे ये लोग, गाय की चमड़ी का भी यूज करते थे, कॉटन भी उगाते थे। लेदर वर्क, क्योंकि गायों पे ही डिपेंडेंट रहता, तो गाय के खत्म हो जाने के बाद, गाय बैल के खत्म हो जाने के बाद तो उसकी चमड़ी का यूज किया ही जा सकता था, तो टैनिंग इंडस्ट्री और लेदर वर्क वगैरह बहुत ही प्रोमिनेंट था उस समय।
वाटर, मटके वगैरह बनाते थे, जैसे अभी हमने पीजीडब्ल्यू के बारे में पढ़ा, भगवानपुरा में जो मिला हमें। सोसाइटी का क्या कैरेक्टर था? तो रूरल सोसाइटी थी। अभी कंपेयर कर रहे थे ना हम आईबीसी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के साथ, तो ये वाली जो सोसाइटी थी रूरल थी, और जो थे मोस्टली गांव और यानी छोटे छोटे क्लस्टर ऑफ हैबिटेशंस थे। जिस तरीके से हम बड़े शहर देखते हैं, जैसे आईबीसी में हमने देखा था कि लोअर टाउन होता है और फिर एक सिटाडेल होता है और ग्रिड पैटर्न की सड़कें हैं 90 डिग्री पे जो मुड़ी, ऐसा कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। कुछ भी, कोई एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली जीरो। आयंस डिड नॉट लिव इन द सिटीज ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। यानी जो शहर हैं, जैसे अभी हम महाजनपद पीरियड में जब बात करेंगे, तो लेटर वैदिक पीरियड में शहर बड़े बड़े डेवलप होना शुरू हुए, कि ये है इसकी राजधानी, ये है मगध की राजधानी है तुम्हारी राजगीर, ठीक है, अवंती की राजधानी है उज्जैनी। तो ये धीरे धीरे चीजें डेवलप होना शुरू हुई कि बड़े शहर क्लस्टर्स, गांव जो है क्लस्टर्स बने। सिग्निफिकेंस क्या है अब इस चीज का, कि अर्बन सिविलाइजेशन लाइक द अर्लियर इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड डिक्लाइन, पूरी तरह खत्म हो चुका था अर्बन सिविलाइजेशन। ट्रेड वेट के बारे में कुछ नहीं पता था हमें। इकोनॉमी जो थी वो विलेज सेंट्रिक बन गई थी और ट्राइबल बन गई थी, ना कि अर्बन। अब हम बात करेंगे रिलीजन की। वैदिक रिलीजन क्या और किस तरीके से जो था वो इवॉल्व हुआ। तो जो नेचर है मोस्टली किसकी पूजा की जाती थी पहले के टाइम में, इनको लगता था कि पर्सोनिफिकेशन होता है एलिमेंट्स का। जैसे अगर बिजली कड़क रही है तो ये इंद्रदेव है, नाराज हो रहे हैं, बारिश होगी। हवा चल रही है, वायुदेव है। आग लगी है, अग्निदेव है। इस तरीके से इन लोगों का ये वैदिक जो है, और जो हम आज भी मानते हैं सनातन में, क्योंकि हम वेदास को ही फॉलो करते हैं, वेदों को फॉलो करते हैं, तो हम अपने भगवान को पर्सोनिफाई करते हैं। हम एक सुपर नेचुरल एलिमेंट को पर्सोनिफाई करते हैं एज ए गॉड। पर्सोनिफिकेशन है बेसिकली हमारे इसमें, जो हमारे धर्म में हम हर चीज में भगवान ढूंढते हैं। तो नेचर क्या था, तो आर्यंस पर्सोनिफाइड नेचुरल फोर्सेस एंड रिगार्डेड देम एज लिविंग बीइंग्स। नेचुरल phenomena were given human and animal forms. Thus nature worship was formed the basis of ऋग्वेदिक religion। नेचर वर्शिप है बेसिकली। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं अग्निदेव की पूजा कर रहा हूँ या मैं किसी और भगवान की पूजा कर रहा हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि शक्ति का रूप है माता पार्वती, ठीक है, ज्ञान का विवेक का रूप है भगवान गणेश, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है कि कोई एलिमेंट है या कोई क्वालिटी है, उस चीज को हमने एक पर्टिकुलर पर्सोनिफाई करके एक ईश्वर में बदल दिया, और हम उस, क्योंकि हम वो चाहते हैं, हम इसकी उनकी पूजा करते हैं। मोड क्या था वर्शिप का, रिसिटेशन ऑफ हाइम्स एंड प्रेयर्स, जो कि हमें ऋग्वेद में मिलती हैं, ठीक है, ऋग्वेद में हाइम्स एंड प्रेयर्स ही लिखे हुए हैं, तो उनके हाइम्स, उनके प्रोनाउंसिएशन करा जाता था। सैक्रिफाइसेस किए जाते थे, यज्ञ, ठीक है, यज्ञ जो होते थे, यज्ञ किए जाते थे। और यज्ञ में क्या क्या वेजिटेबल्स, बार्ली और इन सब का भोग लगाया जाता था जैसे भगवान को। तो वो चीज़ों का उस तरीके से पूजा होती थी, ऑफरिंग्स की जाती थी। बलि भी दी जाती थी उस टाइम, गाय बैलों की जो बलि होती है वो भी दी जाती थी भगवानों के लिए, वो सब भी होता था। इन ऋग्वेदिक पीरियड sacrifices were simple, elaborate rituals and ceremonies had not yet developed। जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया या राजसूय यज्ञ हो गया, ये वाले इस टाइप के बड़े बड़े जो रिचुअल्स हैं, ये सब डेवलप नहीं हुए थे, क्योंकि ऋग्वेद एक ही किताब है अभी हमारे पास। अभी हमारे पास और किताबें नहीं है अर्ली वैदिक पीरियड में, कि हम और चीज़ें डेवलप कर सके और किस तरीके से वो चीज़ें करनी है, वो चीज़ें डेवलप हो, ये सब चीज़ें अभी नहीं हुई है। पर्पस क्या था वर्शिप करने का इनका? तो दे डिड नॉट वर्शिप गॉड प्राइमरी फॉर स्पिरिचुअल लिबरेशन। मोक्ष पाने के लिए या भगवान से, जो हम बोलते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। मांगा जाता था भगवान से, मुझे ये चाहिए, मुझे और गाय चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए, ये सब चीजें मांगी जाती थी। दे प्रेड फॉर प्रजा, चिल्ड्रन, पशु, कैटल, फूड, वेल्थ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड विक्ट्री इन वॉर। The idea of moksha, liberation, renunciation and other philosophical salvation concepts were not central to ऋग्वेदिक religion। ये बाद में डेवलप हुआ। और बेसिकली ये जो आइडियाज हैं, जो फिलोसफिकल आइडियाज है रेनन्सिएशन का, मोक्ष का, ये सब का, ये बहुत बाद में डेवलप हुआ, क्योंकि उस टाइम फाइट शुरू हो गई थी बुद्धिज्म और जैनिज्म से। जो ये बोल रहे थे कि यार ये सब छोड़ो, तुम जो गाय वाय तुम लेकर आ रहे हो और बलि दे रहे हो और उसकी लड़ाई लड़ रहे हो, ये सब चीजें छोड़ो, त्यागो इन सब चीजों को। तो इसको ये इन आइडियाज को काउंटर करने के लिए हमने भी वो आइडियाज अपने टेक्स्ट में डेवलप करे, कि
चलिए हम इस सब चीज़ों को सही करते हैं, कुछ चीज़ें बदलते हैं। तो मोक्ष का जो है, जो कॉन्सेप्ट है वो खुला वहाँ से। तो इम्पोर्टेंट वैदिक गॉड्स है कुछ। इंद्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड, सुप्रीम डीटी ऑफ द ऋग्वेदा, 250 हाइम्स आर डेडिकेटेड टू हिम, सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है, जैसे ब्रेकर ऑफ फोर्स। इंद्र की पूजा इसलिए करी जाती थी ताकि जंग में या लड़ाई में, क्योंकि वॉर, कंटिन्यूस वॉर होते रहते थे, तो वॉर में हमें जीत मिले, तो इसलिए इंद्र की पूजा की जाती है। फंक्शन, गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ थंडर, वॉर लॉर्ड ऑफ आर्यंस, लेड आर्यन ट्राइब टू विक्ट्री अगेंस्ट एनिमीज एंड डीमंस, मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रेज्ड गॉड इन द ऋग्वेदा। फिर है अग्नि, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, 200 हाइम्स है इनके ऊपर भी। फंक्शन, गॉड ऑफ फायर, कैरियर ऑफ ऑफरिंग्स टू गॉड, मैसेंजर बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड। अब हम जो हमारी ऑफरिंग, जैसे अभी भी हम जब पूजा या यज्ञ करते हैं, हम विरही डालते हैं, यानी जो चावल रहते हैं विरही अर्पित करते हैं अग्नि में। और क्या बोलते हैं हम? स्वाहा बोलते हैं। तो अग्निदेव है, अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा। जब हम, अग्निदेव अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे और उन्हें आशीर्वाद था उनकी पत्नी को कि जब आपका नाम लेके आपके पति को कुछ दिया जाएगा तो वो सीधे मुझ तक आएगा। शिव जी ने ये आशीर्वाद दिया था। तो जैसे ही स्वाहा बोला जाता है और अग्नि में आप अपनी ऑफरिंग्स डालते हैं, वो अग्निदेव के थ्रू आपके भगवान को पहुंच जाती है। तो ये एक माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, यानी हमारे शास्त्रों वगैरह में जो बात करते हैं वो है, मैंने आपको बता दिया इसलिए। तो उस टाइम पे भी यही कॉन्सेप्ट था। सर्व्ड एज ए इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड्स एंड मैन, यानी अगर आपको भगवान से कुछ चाहिए तो बलि वगैरह देने के लिए बाद रक्त चढ़ाते, जैसे बहुत सारी चीजें होती थी उस टाइम पे, तो ये सब होता था। वरुण, गॉड ऑफ वाटर एंड कॉस्मिक ऑर्डर, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डीटी है ये रीता है, RTA लिखा है इसमें, रित होगा ये, ठीक है। नेशनल कॉस्मिक ऑर्डर बोलते हैं रित को, तो इसके प्रोटेक्टर थे। फिर सोम, गॉड ऑफ प्लांट्स, फिर एक सोमरस होता है, उस टाइम का जो अल्कोहल था। आज के टाइम पे हम इसे कंपेयर करते हैं ताड़ी से। बेसिकली जो ताड़ी का, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वहाँ पे बहुत सारे ताड़ के पेड़ मिलते हैं, खजूर के पेड़। ताड़ी बनाना बहुत आसान था, उसी ही सोमरस, यानी बेसिकली सोमरस वही है, तो ताड़ी बनती थी, तो ताड़ी को ही सोम कहा गया है। मारुत, गॉड ऑफ स्टॉर्म्स एंड विंड्स, एसोसिएटेड विद थंडर एंड एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस। ये तो कुछ टाइप के मैंने बता दिया भगवान। तो कुछ फीमेल डिटीज भी थी, अदिति हो गई, वन ऑफ द फीमेल डिविनिटीज, मदरली एंड प्रोटेक्टिव गॉडेस। उषा, गॉडेस ऑफ डॉन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता रहा हूँ मैं। पोजिशन ऑफ गॉडेसेस, ये इंपॉर्टेंट है। फीमेल डिटीज एक्सिस्टेड बट वर नॉट वेरी प्रोमिनेंट। ऋग्वेदिक सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल, इसलिए जो माताएं हैं, माताओं का यानी जरूरत नहीं पड़ती थी। अग्निदेव कर ही रहे हैं काम अपना, वॉरलॉर्ड है, उसके बाद इंद्रदेव की जरूरत है आपको सामने वाले का किला ढहाने के लिए। तो मेल गॉड जो थे उन्होंने ही ज्यादातर जो था आपका प्रोमिनेंट पोजीशन एक्वायर करके रखी थी। फिर एक आर्यन दास्यू कॉन्फ्लिक्ट आता है। दास्यूस, जो मैंने जैसे आपको बताया, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे यहाँ के इंडियन सबकॉन्टिनेंट के, उस रीजन के, सप्त सिंधु रीजन के, तो उसे वो दास्यू थे। तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ द कंट्री, often portrayed as enemies of the Aryans. Aryans frequently fought with the Dasas and Dasyus. Difference क्या है? Aryan chiefs are shown as relatively softer towards Dasa, क्योंकि दासा जो थे वो हारे हुए आर्यन थे, ठीक है। Defeated Aryans एक जैसा दिखते थे। अब जैसे हम नहीं होता, जैसे अगर मान लो तुम कोई क्राइम कर दो, लेकिन अगर सामने पुलिस वाला तुम्हारे गांव का निकल गया तो तुमको थोड़ा प्यार से बोलेगा ना, अच्छा तुम चौहान जी के लड़के हो, शांत रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है, काम करवा देंगे तुम्हारा, ऐसा कोई बात ही नहीं है। और आर्यंस वर स्ट्रांगली होस्टाइल टुवर्ड्स दास्यूस। दास्यू जो थे ये आपके नॉन आर्यंस थे और ऊपर से हार चुके थे, तो वो जिए या मरे, मुझे उससे क्या, ये वाला बात चलता था उस टाइम पे। तो दासा और दास्यू में ये डिफरेंस है। एक वर्ड हमें मिलता है इसमें अपने ऋग्वेद में, दास्यू हर्ता। दास्यू हर्ता का मतलब होता है स्लेयर ऑफ द दास्यूस, एक ऐसा इंसान जो जिसने दास्यू को हराया है या मारा है। ये टाइटल है बेसिकली, रिपीटेडली मेंशन इन द ऋग्वेदा। फिर एक है मिलता है वर्ड त्रासा दास्यू, द आर्यन चीफ हु डिफीटेड दास्यूस, सिंबलाइज आर्यन मिलिट्री सक्सेसेस। अब हमें दो वर्ड मिलते हैं, यानी दो राजा है, ये बेसिकली दिवोदासा और संबारा, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो है संबारा की हार का
वो मिलता है, यानी संभारा की सॉरी जीत का प्रमाण मिलता है। तो संभारा को हराया किसने? दिवोदासा ने। और दिवोदासा जो थे, दिवोदासा थे भारत क्लैन के। भारत क्लैन वही क्लैन जहां से राजा शांतनु आए, राजा भरत आए, ठीक है, ये वही क्लैन है महाभारत वाला, जहाँ से महाभारत की कहानी मिलती है, जिस राजा भरत के नाम पे है भारत देश का नाम भारत है। तो दिवोदासा जो थे ये भारत क्लैन से ही थे और इन्होंने संभारा को हराया था। जो संभारा जो था लोकल राजा था, तो उसकी कहानी मिलती है हमें एनसीईआरटी में। तो अगर क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट पूछ सकता है बिल्कुल। तो एक पंचजन की बात होती है, 5 आयरन ट्राइब्स। तो इसमें पुरु, यदु, तुर्वासा, अनु और धुर्यु, इनका नाम मेंशन्ड है। और कुछ और भी ट्राइब्स का नाम मेंशन्ड है इसमें, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 5 ट्राइब्स का है ये, क्योंकि नाम ही इनका पंचजन है, यानी एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है ये 5 ट्राइब्स को मेंशन करने के लिए, तो इसलिए ये ट्राइब्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर एक युद्ध हुआ था, 10 राजन युद्ध, द बैटल ऑफ 10 किंग्स। इसमें सुधा जो थे, सुधा रथ है राजा, ये जीते थे। और ये कौन सी नदी के आसपास हुआ था? पुरुषनी, जो आज के टाइम की आपकी रावी है, इस नदी के पास ये जंग हुई थी। तो ये है वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैटल्स इन द ऋग्वेदिक एज। पार्टिसिपेंट्स थे इसमें भरत ट्राइब के राजा सुधा, और कन्फेडरेसी थी इसमें जो 10 राजा थे उनकी। तो आर्यन ट्राइब्स थे जो 5 मैंने मेंशन करी, पंचजन की, पंचजना, ठीक है जी। और ये नॉन आर्यन ट्राइब्स थी, जो वहाँ की लोकल ट्राइब होंगी, ये नॉन आर्यंस थी और ये आर्यंस थी। तो इनके बीच में युद्ध हुआ। तो कहाँ पे हुआ? ये रावी नदी, पुरुषनी, ठीक है। रिजल्ट इसमें भरत ट्राइब के राजा सुधा विक्टर बने, ये आर्यन थे ऑब्वियसली। ओके, दिस स्ट्रेंथन भारत डोमिनेंस इन द ऋग्वेदिक रीजन। अब जो हमने ऊपर सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डिस्कस करे थे, उनका यहाँ पे पूरा एक छोटा सा वही है जो हमने अभी बात करी थी, वही सब है इसमें, कि क्या क्या कौन से आपके ऑफिशियल्स इंपॉर्टेंट है। तो एक लिस्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कभी भी कहीं पे भी, तो पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस नहीं किया, जैसे सुता होता है आपका चैरिटर, महिषी वह चीफ क्वीन हो गई, संग्रहित्री ट्रेजर हो गया, भाग दुख हो गया रेवेन्यू कलेक्टर, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। पालगला हो गया मैसेंजर, ठीक है जी। स्थाप्ति हो गया आपका चीफ जस्ट, तक्षण हो गया कारपेंटर। सारे क्वेश्चन यानी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट बिल्कुल, कुछ भी नहीं बात होती है इसमें। ये वर्ड है ऋग्वेद में मिला है, क्या मतलब है इसका? 4 पॉइंट बताओ, तो ये पढ़ लेना। तो जी हमारा अर्ली वैदिक पीरियड खत्म होता है इसके साथ ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वाला लेक्चर। काफी एक्स्ट्रा नॉलेज काफी ज्यादा दिया है मैंने इसमें, मैं चाहता नहीं था पर मेरे को अपने आप को मैं रोक नहीं पाया। तो आई होप कि इट वाज अ गुड लेक्चर फॉर यू गाइस। इसी के साथ साथ हमारा जो अर्ली वैदिक पीरियड है, ये वाला पार्ट खत्म होता है। इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लेटर वैदिक पीरियड। उसमें ही उसमें चेंजेस क्या क्या है, सोशल जैसे ऑर्डर है और रिजिड हो गया, तो सोशल ऑर्डर में और क्या क्या चेंजेस आए। उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ आपका लिटरेचर में भी किसी तरीके का। मोस्टली उसके बाद तो डिस्कशन हम इतना नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैदिक लिटरेचर का डिस्कशन। फिर हम अभी ये बात करेंगे कि अब हम पेस्टोरल कम्युनिटी से आगे बढ़ के अब हम एग्रीकल्चरल कम्युनिटी की तरफ बढ़ने लगे थे। जमीनें लोगों के पास अलॉट होने लगी थी, लोग जमीनों पे खेती करने लग गए थे। उस वजह से किस चीज़ का राइज हुआ इकोनॉमी में, ट्रेड बढ़ा, किस तरीके से बढ़ा, पॉटरीज चेंज हुई, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, पॉलिटी चेंज हुई। अब राजा जो था बहुत प्रोमिनेंट फिगर बन गया था, अब वो सिलेक्ट नहीं होता था, वो हेरिडेटरी बन गया था, ये राजा का पुत्र राजा बनेगा। तो युवराज का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो यहीं से आता है, लेटर वैदिक पीरियड से। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, टिल देन मैं भी थक गया थोड़ा सा। ओके गाइज, टिल देन मस्त रहो, पी के पढ़ो, टेंशन मत लो, आराम से। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।